नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी गुरुकुल पे। मैं स्वागत करता हूं इस चैनल पे आपका। आप जैसा जानते हैं बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इस चैनल पे कराई जाती है। आप निरंतर वीडियो में देख रहे हैं आरओ एआरओ को लेकर के एक बैच फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे चल रहा है, जहाँ पर हिंदी के लिए अलग हमारे सर हैं जो हिंदी आपको करा रहे हैं पूरी आरओ एआरओ की। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन के लिए सामान्य अध्ययन का जो इतिहास वाला पोर्शन है या मैं कहूँ विषय है, उसके लिए सर आपके साथ लगे हुए हैं और लगातार निरंतर वीडियो आ रही हैं। आज मैं आपके साथ बात करूंगा भूगोल को लेकर के, ज्योग्राफी को लेकर के, जो आपके आरओ एआरओ में उसके प्रश्न आते हैं 5-6 प्रश्न, कई बार 8 प्रश्न तक देखने को मिले हैं। तो उसके बारे में मैं आज बात करूंगा, भूगोल के बारे में। आपका समय ज़ाया ना करते हुए मैं आगे चलता हूं। बाकी जानकारियां आप सब जानते ही हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। भूगोल की पहले चर्चा हम लोग करेंगे विस्तार से, थोड़ा सा थ्योरी में करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं पढ़ाई हुए में से कितने क्वेश्चन फंसते हैं। सबसे पहली बात हम जानते हैं, तो मैं यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपके लिए ब्लैक कलर हो गया। हम आज बात करने वाले हैं साथियों भूगोल को लेकर के। भूगोल की चर्चा होगी, हिंदी में इसको भूगोल कहेंगे, और जो हमारे अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए इसको जियोग्राफी कहेंगे। तो ज्योग्राफी या भूगोल की जो बात करते हैं, सबसे पहली बात आती है कि भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल का मतलब क्या है, क्या कहना क्या चाहना है भूगोल से। तो भूगोल से हम जो स्टडी करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, भूगोल का मतलब है स्टडी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी, धरा, भू, हम सब जानते हैं पर्यायवाची हैं, उसकी जो है स्टडी करनी है हमें कंप्लीट, उसके बारे में पता होना, उसके बारे में कंप्लीट पढ़ाई करना ही भूगोल कहलाता है। ये रहा पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न की बात है, ये जो भूगोल शब्द है, या मैं कहूँ भूगोल नहीं ज्योग्राफी अगर मैं कहता हूँ, ज्योग्राफी जो शब्द है हमारा, ये किसने दिया, ये दूसरा प्रश्न है। तो ज्योग्राफी टर्म किसने दी है हमें, तो वो दी है एराटोस्थनीज ने। एराटोस्थनीज, इन्होंने हमको ज्योग्राफी टर्म दिया है। ये आपका दूसरा प्रश्न आ गया। सर जो भी बात होगी पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, आपका समय बचाने की बात है। तो ज्योग्राफी जो टर्म था हमारा किसने दिया, एराटोस्थनीज ने दिया। ज्योग्राफी को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक रहा आपका विश्व का भूगोल, यानी कि जिसमें पूरे विश्व की यानी वर्ल्ड की बात की जाएगी, और दूसरा हमारा जो हिस्सा है उसमें हम पढ़ते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, अगर आपने आरओ एआरओ का सिलेबस देखा है या हमारे चैनल पर जो वीडियो आरओ एआरओ की वहाँ आपने देखा होगा, हमारे जो एग्ज़ाम है, हमारा जो परीक्षा है, उसमें दोनों ही भूगोल आ रहे हैं, विश्व का भूगोल भी है और भारत का भूगोल भी है। आज हमारे पास जो चर्चा का विषय रहेगा उसमें हम भारत के भूगोल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे, वो है भारत की स्थिति और उसका विस्तार। मतलब भारत कहाँ पर लाए करता है, कहाँ पर भारत की जो सिचुएशन पोजीशन है वो क्या है, और भारत के आसपास की थोड़ी सी चर्चा हम वहाँ पे करने वाले हैं। भारत की पोजीशन क्या है उस पर बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपसे कहा अभी अभी कि भारत की पोजीशन क्या है, उसको समझने के लिए हम लोग पहले ग्लोब को समझ लेते हैं। जैसा कि ग्लोब के बारे में अगर हम बात करें तो ग्लोब क्या है, अर्थ का मॉडल, पृथ्वी का मॉडल। साथियों पृथ्वी के मॉडल को कहते हैं ग्लोब। वीडियो आप थोड़ा सा ना देख लें, जरा 10 मिनट का देख लें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं आपसे। पृथ्वी के मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। ठीक है सर, ग्लोब क्या हो गया, जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ हमारा स्फेरिकल नहीं है, आप जानते हैं, ऊपर से और नीचे से, यानी जहां ध्रुव होते हैं, जहां पोल होते हैं, वहां से हल्का सा दबा हुआ है, तो उसकी बात करेंगे। एलिप्सॉइड बोलते हैं उस शेप को, उस आकार को हम एलिप्सॉइड बोलते हैं। तो देखिए अगर मैं ग्लोब की बात करूं तो इसको ऐसे रख लेते हैं, इसको हमने ऐसे रख लिया। अब दो प्रकार की रेखाएं हमने इस पे बनाई हैं, ये सब इमेजिनरी है, अर्थ पर तो खींचने नहीं जा रहे हैं ना। यहाँ पर ये रेखाएं इस तरीके से रहती हैं आपकी, और कुछ रेखाएं कैसी रहती हैं, इस तरीके से रहती हैं, जो रेखाएं हमारी खड़ी हुई रेखाएं हैं। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं किसी छोटे क्लास की, तो वहाँ पर भी ये बात आपको बताई जाती है। मैं आपके लिए यहाँ पर नाम लिखता हूँ किस रेखा को क्या कहने वाले हैं हम। तो ये जो रेखाएं होती हैं जो खड़ी हुई होती हैं, इनको हम कहते हैं देशांतर या देशांतरीय रेखाएं। इनको हम क्या बोलते हैं साथियों, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे देशांतर।
और जो हमारी लेटी हुई रेखाएं हैं, लेटी हुई रेखाएं, इनको क्या बोलेंगे हम? अक्षांश रेखा बोलेंगे। इनको साथियों बोलेंगे अक्षांश रेखाएं। ठीक है। देशांतर को हम और क्या कह सकते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल लाइन, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन या लॉन्गिट्यूडिनल रेखा इनको बोलते हैं। जबकि अक्षांश को क्या बोलते हैं साथियों? अक्षांश को देखिए, ये जो लाइन है वो कैसी है? लेटी हुई है। अगर ये लेटी हुई है तो इनको क्या बोलेंगे? लैटीट्यूड बोलेंगे, या इनको बोलेंगे लैटीट्यूडिनल, लैटीट्यूडिनल लाइन, लैटीट्यूडिनल लाइन। ठीक है जी, लैटीट्यूड बोलिए या लैटीट्यूडनल लाइन बोलिए, और जो खड़ी हुई रेखाएं उनको देशांतर या लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलते हैं। ये रहा ग्लोब। अब सर बात करते हैं जरा भारत की स्थिति की। तो भारत की स्थिति की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं अलग, और भारत की जो स्थिति है वो कुछ यहां पर इस तरीके से है। भारत की स्थिति, ये भारत की स्थिति है। यहां पर ये भारत की क्या हो गई है? स्थिति हो गई है साथियों। मैं पेन को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं, मुझे लगता है विजिबल है। ठीक है, अब भारत की स्थिति क्या है ये बताइए। तो अगर मैं देशांतर रेखाओं के यानी लॉन्गिट्यूडनल की बात करूं, तो लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से, लॉन्गिट्यूडनल यानी देशांतर रेखाओं के हिसाब से जो स्थिति बनी वो क्या बनी? ईस्ट बनी, ईस्ट बनी, यानी कि पूर्व में। देशांतर रेखाओं के हिसाब से कहां पर है भारत की सिचुएशन, पोजीशन? भारत कहां पर है? पूर्व में है। और अगर मैं बात करता हूं देशांतर रेखाओं की यानी कि लैटीट्यूडनल, लैटीट्यूडनल लाइन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो हमारी जो रेखा है लैटीट्यूडनल लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो कहां हो गया? ये हमारे उत्तर में है। हमारे कहां पर है? उत्तर में, यानी कि नॉर्थ में आपको मिलेगा भारत। ठीक है, ये जो लाइनें होती हैं हमारी अक्षांश, ये क्या करती हैं? इसको हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करती हैं। मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं। देखिए, बात को समझना बड़ा जरूरी है, प्रश्न रटने से कुछ नहीं होगा। ये लाइन जब मैं खींचता हूं तो ये हमारी होती है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। ये कौन सी साथियों हो गई? ये हो गई भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा ने क्या करा? इस ऊपर वाले को कर दिया नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर। हिंदी में अगर मैं इसके लिए साथियों को बताऊंगा तो मैं कहूंगा उत्तरी गोलार्ध। ये किस में बदल गया भैया? ये वाला हिस्सा कहलाया उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हमने क्या कहा? साउदर्न, साउदर्न हेमीस्फेयर। हेमी मतलब साथियों आधा, स्फेयर मतलब स्फेयर, तो स्फेयर का आधा। स्फेयर पूरा फुटबॉल जैसा मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, बीच में से उसको काट दिया हमने, फुटबॉल को बीच में से काट दिया, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या बना? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो इस हिसाब से अभी हमने आपको भारत दिखाया था। भारत हमारा प्यारा महान भारत कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। मैं पीछे आता हूं वहां पर जहां बात चल रही थी, ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में है। अगर हम इसको इक्वेटर, ये इक्वेटर लाइन है हमारी, ठीक है जी, तो यहां कहां हो गया? उत्तरी गोलार्ध में हो गया, यानी उत्तर में हो गया। और अगर मैं देखता हूं लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से तो कहां हो गया? ईस्ट में हो गया। सबसे पहली बात है स्थिति भारत की क्या है, पोजीशन, वो क्लियर होती है कहां पर? उत्तर में और पूर्व में, तो पूर्वोत्तर कह सकते हैं हम साथ में। ठीक है साथियों, ये भारत की जो है पोजीशन है या स्थिति है। सबसे पहली बात ये हो गई है। हालांकि अब कितने प्रश्न तैयार हुए हैं देखें, हर एक बात से प्रश्न बनेगा। प्रश्न की जब हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की तो आपको पता चलेगा। हमने सबसे पहली बात क्या जानी? ज्योग्राफी टर्म दिया एराटोस्थनीज ने, उसके बाद विश्व और भारत का भूगोल, तो भारत की स्थिति पे चर्चा हुई। भारत की स्थिति जो है वो हमने निकाली अक्षांश रेखा और देशांतर की मदद से। तो हमें वो कहां मिली? इधर से देखें तो पूर्व में मिली, और यहां से देखेंगे अक्षांश रेखा से देखेंगे, लैटिट्यूडनल से देखेंगे तो कहां मिली हमको? उत्तरी गोलार्ध में हमको मिल गई, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये रही भारत की स्थिति। आप इसको देख लीजिए। आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा फायदा मिले तो कॉपी पेन लेकर के बैठे, वीडियो आप देख रहे हैं, आपको स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, आपके हाथ में 2x कर लीजिए या 1.5x कर लीजिए, और इसको जरा नोट करते चलिए। ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है परीक्षा से पहले। तो ये आप देख लें जरा, इसमें क्या नोट करने का रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे फिर भारत के नामों की। भारत के नामों की हम लोग बात करने वाले हैं। चले साथियों, अगली बात करते हैं भारत के नाम की। ये रहा, तो यहां पर हम दोबारा से इसको पेन को थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये हमने कलर सिलेक्ट कर लिया। अब बात करेंगे भारत के नाम। ठीक, भारत को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे पहला तो ये अपने आप खुद हो गया, यानी कि भारत साथियों, भारत हो गया। दूसरा है साथियों इंडिया। दूसरा क्या है साथी? इंडिया। तीसरा नाम क्या हो गया? आर्यवर्त।
आर्यवर्त। ठीक है, ये क्या हो गया, आर्यवर्त हो गया। अगली हम लोग बात करने वाले हैं, इसका क्या नाम हो गया, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तो क्या हो, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, और साथ ही में हमको क्या मिला एक, उससे पहले हमको चर्चा मिलती है जम्बू द्वीप की, जम्बू द्वीप। ठीक है, अब बात करिए भारत। भारत नाम कैसे पड़ा है, तो भारत पड़ा है राजवंश, आपने नाम सुना होगा राजा भरत, राजवंश के आधार पर। ये सीधे प्रश्न देखे गए हैं, यूपी पीएससी जो हमारी परीक्षा करा रही है उसमें देखे गए, कई बार यूपीएससी की परीक्षा में भी आ रखे हैं। अगर आप क्वेश्चन करेंगे आपको पता चलेगा, प्रश्न करेंगे। भारत किस आधार पर रखा गया, राजवंश के आधार पर, राजा भरत आप जानते हैं हुए थे, उनके आधार पर रखा गया। अब इंडिया की बात करते हैं। ये जो इंडिया शब्द हमको मिला है, ये मिला ग्रीक से। ये किससे मिला भाई, इंडिया शब्द हमें मिला ग्रीक से। जब ग्रीक ने देखा कि, जब ग्रीक आए और ग्रीक ने देखा तो उन्होंने क्या कहा, भारत को उन्होंने भारत ना कहकर के क्या कहा है, इंडिया कहा है, क्योंकि इंडस रिवर, इसकी भी कहानी है, बड़ी रोचक कहानी है, ध्यान दें जरा। जो हमारी सिंधु रिवर है उसको उन्होंने प्रोनाउंस किया, उसको उन्होंने बोला हिंदू। सिंधु क्या बोला, हिंदू या इंदू, जहां से बना इंडस, और इंडस से कौन निकल पड़ा, इंडिया। तो ये तरीका था जिस पर ग्रीक ने ये नाम दिया। ग्रीक को हिंदी में हम कहेंगे साथियों यूनानियों ने, यूनानियों ने क्या नाम दिया, इंडिया नाम दिया। ठीक, अगली बात करते हैं आर्यवर्त की। आर्यवर्त क्या, वर्त आप जानते हैं गोला, वर्त मतलब गोला, की गोला से हो, तो आर्य का मतलब क्या, ऐसा गोला, ऐसा भूभाग, ऐसा भूभाग जो किसको बिलोंग करता है, जहां कौन रहते हैं, जहां रहते हैं आर्य। तो आर्यों के रहने का स्थान जो है, या आर्यों के रहने का भूभाग, उसको कहा आर्यवर्त। ठीक है साथियों, अब ये इतना आप देख लीजिए और इसको नोट करते चलिए साथ ही साथ पेन से। अगली बात हम लोग करने वाले हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान जो था वो किसने दिया है, वो हिंदुस्तान जो हमें शब्द मिला वो मिला पर्शियन। पर्शियन लोगों ने इसको, इस जगह को, इस धरती को जहां हम रहते हैं क्या कहा, हिंदुस्तान कहा, यानी ईरानियों ने क्या कहा, इसको हिंदुस्तान कहा। और जम्बू द्वीप का जो जिक्र मिलता है वो आपको पुराणों में मिलता है। अगर आप पुराणों के पास जाएंगे, पुराणों में देखेंगे तो ये कहा गया कि भारत किसका हिस्सा है, जम्बू द्वीप का हिस्सा है। ये प्रश्न आ चुका है, तो यहां से आपके हमने 5 बातों में 5 प्रश्न तैयार कर लिए। भारत नाम, इंडिया नाम, और ये आर्यवर्त, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप, ये नाम जो है कहां से निकले और किस आधार पे दिए गए हैं, इससे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए यूपी पीएससी में और एसएससी में फर्क है साथी, ये समझिए आप। एसएससी बहुत सीधा क्लियर कट सवाल पूछ रहा है, डेटाबेस पूछता है ज्यादातर, लेकिन यूपी पीसीएस खोद के निकालेगा, यूपी पीएससी अंदर की बात आपको जाननी होनी चाहिए। ये आप अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे और फिर थोड़ा डेटा पे हम लोग भी बात करेंगे। ठीक है, जैसे अगली बात करते हैं, ये भारत अगर हम बनाना चाहेंगे यहां पर इस तरीके से, भारत हमारा प्यारा भारत है ये, ठीक, यहां इस तरीके से बना रहेगा, इसको हम यहां से ले सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे, ये जो पूरब है, ये जगह क्या है, ये पूरब हो जाता है, ये हो गया पूर्व, माफ कीजिएगा ये हमारा उत्तर है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये क्या हो गया साथियों, पश्चिम। ये हमारा क्या हो गया, पश्चिम। अब यहां से देखें प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, हमारे पास 3 रेखाएं होती हैं। 3 रेखा कौन कौन सी होती हैं, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 3 रेखाएं हमारे पास हैं। एक होती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, इंग्लिश वाले साथी जो हमारे सीबीएसई के, इक्वेटर। दूसरी है हमारे पास कर्क रेखा, और तीसरी हमारे पास जो है वो क्या है, मकर रेखा, मकर रेखा। तो कैंसर हो गई, यानी कि लाइन ऑफ कैंसर हो गया ये, और ये हो गई कैप्रिकॉर्न। ये 3 प्रकार की लाइन है। सबसे पहला सवाल बनता है, तीनों रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है। उत्तर आप सभी साथी जानते नहीं हैं, कुछ ही साथी जानते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। क्या हो गई हमारी, भारत से जो गुजरी वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत से गुजरती है। अब इसी से जुड़ा अगला प्रश्न क्या बना, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। बहुत प्यारा प्रश्न बन गया।
भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमारे राज्य जो हैं ये टोटल हो जाते हैं हमारे 8 राज्य। 8 राज्यों से ये रेखा होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्यों के नाम हमें पता होने बहुत जरूरी, क्योंकि इससे प्रश्न बनेगा तो टिपिकल हो जाएगा। तो उसके लिए एक ट्रिक है, आपने भी बहुत से लोगों ने सुनी होगी, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है जी। अब यहां से निकालते हैं नाम कि कौन कौन से राज्य हैं जहां से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। तो मित्र, मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल हो गया साथियों। रा से क्या हो गया? राजस्थान। गा से हो गया गुजरात। छा से हो गया छत्तीसगढ़ हो गया हमारे पास। झा से हो गया झारखंड। सभी साथी गिने क्या? हमारे 8 जो राज्य हैं वो पूरे हो गए। सभी साथी गिनेंगे हमारे 8 राज्य क्या पूरे हो गए? बताइए, 8 राज्य पूरे हो गए। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़। 1 2 3 4 5 6 7, एक छूटता है, माफ कीजिएगा, एक छूटता है। मां से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो आप ये जो भी पढ़ाई करें आप एकदम से उसको खत्म कर दें बात को, वहां से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमने क्या देखा कि भारत से जो के गुजरी 3 में से एक ही लाइन होकर गुजर रही, वो कर्क रेखा, और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य यहां लिखे हुए हैं, मित्र पर गमछा झाड़, यानी मिजोरम हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड साथियों हमारे ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। मैं साइड हो जाता हूं, आप चाहें तो इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट अभी ले लें, चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। अगली बात हम लोग करने वाले हैं, थोड़ा डेटा की बात करेंगे। ये हमारे डेटा के लिए आगे चलते हैं। तो अब अगला प्रश्न बनता है, भारत में पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? भारत में पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? तो 3214 किलोमीटर जो है हमारी दूरी हो गई। हिंदी वालों के लिए मैं यहां लिख देता हूं, हिंदी वाले हमारे साथी जो हैं, किलोमीटर ये हो गया। तो पहली बात क्या हो गई? पूर्व से पश्चिम तक भारत की दूरी क्या हो गई? 3214 किलोमीटर है यहां पर। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भारत के जो तट है उसकी रेखा की लंबाई क्या है? भारत के तट क्षेत्र रेखा, भारत के तट रेखा की लंबाई की बात अगर हम करते हैं तो वो कितनी हो जाती है साथियों? वो हमें मिलती है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर हमारी यहां पे लंबाई हो जाती है। टोटल जो हमारे समुद्री तट से जो सीमा लग रही है भारत की, वो कितनी लग रही है? 6100 किलोमीटर लग रही है। लेकिन अब इसमें आपके साथ क्या होगा? इसमें आपके साथ खेला होवे। खेला कैसे होगा? वो आपसे पूछेगा कि अगर मैं इसमें सारे द्वीप भी शामिल कर लूं, सारे द्वीप मैंने शामिल कर लिए, अब कितनी हो जाएगी? तो द्वीप मिलाकर भारत के तट क्षेत्र की लंबाई, भारत के तट क्षेत्र की लंबाई अगर आपसे पूछता है वो, तो कितनी हो जाएगी साथियों? ये 7516 के समथिंग हमारी जो है लंबाई यहां पर हो जाएगी किलोमीटर में। लगभग इतनी लंबाई हो जाएगी। तो प्रश्न आप ठीक से पढ़िएगा। अगर उसने आपसे क्या कहा? उसने आपसे कहा कि द्वीप भी मिला के चलना है तो लंबाई बदल जाएगी। और अगर उसने आपसे कहा कि सिर्फ तट क्षेत्र जो है उसकी रेखा की लंबाई बताइए तो 6100 हो गया। और भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम तक की दूरी कितनी हो गई? 3214 हो गई। अब अगला सवाल यह आता है कि भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है, भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है? यहां मैं देख रहा हूं ये भारत का पर्वतीय क्षेत्र, भारत का जो भूभाग है उसमें पर्वतीय क्षेत्र कितना है? तो साथियों सीधा प्रश्न बन गया, 10.7% जो है उस पे क्या है? भारत का जो पूरा भूभाग है, जो जमीन है, उस पे इतना जो 10.7% जो जमीन है उस पर क्या है? हमारे पहाड़ है। लगभग 2000 जो यूनिट है उतनी ऊंचाई तक के हमारे पास पहाड़ मिल जाएंगे। अगली हमारी जो बात आती है वो ये है, सवाल फ्लिप करेगा, दोबारा से घुमाएगा, पर्वत और पहाड़ी मिलाकर के पूछेगा। अब पर्वत और पहाड़ियों को मिलाकर के जो टोटल हमारा परसेंटेज बनता है वो कितना बनेगा साथियों? तो वो बनेगा 29.3%। यानी कि पर्वत और इसमें अब क्या मिला ली गई?
पर्वत और पहाड़ियों का क्षेत्र, पर्वत और पहाड़ियों का क्षेत्र, तो 29.3% आ गया। सिर्फ पर्वत पूछेगा तो 10.7, और अगर उसने पूछ लिया पर्वत और पहाड़ी मिलाकर तो कितना हो गया, 29.3% हो गया। अगला हमारा जो सवाल बना भाई, ये सब हो गया, पर्वत हो गया है, पर्वत पहाड़ी मिला के हो गया। अब बताइए मैदानी भाग जहां हम और आप रहते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं तो मैदानी भाग हमारा आ गया, यहाँ पे गंगा उतर रही है, तो मैदानी पर्वत जो है, मैदानी क्षेत्र जो है, माफ कीजिए, मैदानी क्षेत्र कितना प्रतिशत हो गया, 43% हो गया। ये सीधे सीधे प्रश्न है जो आपको देखने को मिलेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, और आपकी परीक्षाओं में आए भी हैं और आने भी हैं आगे। तो ये आप जो है, जो लोग नोट कर रहे हैं इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बाकी आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज और साथियों बाकी रहती है, पठार और कर लीजिए, इसको प्लेट्यू बोलते हैं। पठार जो है पूछा अगर जाएगा, पठार क्षेत्र कितना है हमारे पास, तो पठार क्षेत्र है 27.7%। पठार को और क्या कह सकते हैं, मैं आगे ब्रैकेट में लिख दूं साथियों, कलर चेंज करके मैं आगे ब्रैकेट में लिखता हूं। पठार मतलब प्लेट्यू। जो हमारे अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं वो देखें जरा, पठार यानी प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाता है 27.7%। तो ये कुछ डेटा है जो हमारे पास लगातार हमको देखने को मिलेगा। अगली बात हम लोग करने वाले हैं, इसके बाद आपने, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब बात करेंगे कितने राज्य तट रेखा रखते हैं, कितने राज्य तट रेखा रखते हैं, तो वो है टोटल 9 है। वो टोटल कितने हैं, 9 है हमारे पास। आप कमेंट भी कर सकते हैं वो 9 कौन से हैं, मैं उसके लिए आपको ट्रिक दे देता हूं। गुम गोल के तमिल, अंधे को पश्चिम, गुम गोल के तमिल, अंधे को पश्चिम। आपको किसी और ट्रिक से याद है आप उसी से याद रखें, उसको ना छेड़ें बिल्कुल भी, लेकिन जिन साथियों को नहीं है वो ध्यान रखेंगे जरा इसमें। अब बताइए यहां से कौन कौन आएगा। गुम में से निकला गुजरात, महाराष्ट्र निकल आया हमारा, यहां से निकला गोवा निकल आएगा हमारा, यहां से केरल निकल गया, फिर तमिलनाडु हमें मिल जाएगा, यहां से आंध्र प्रदेश हो गया हमारा, आंध्रा हो गया, ठीक है। उसके बाद बताइए यहां पर, यहां ये पश्चिम बंगाल हो गया साथियों, पश्चिम बंगाल। देखिए सिर्फ प्रश्न लगाने से इस परीक्षा में बात नहीं बनेगी, किसी और में बनती तो बन जाती। देखिए जरा कितने हमारे पास देश हो चुके हैं, इसको आप ध्यान से देखें जरा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और क्या बचता है हमारे पास साथियों, कर्नाटक एक बच गया, कर्नाटक एक बचता है हमारे पास, कर्नाटक 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और बचा, वो क्या हो जाएगा, ओडिशा यहां पर हो जाएगा हमारे पास। तो इस प्रकार से हमारे 9 राज्य हैं जो तट रेखा या तट सीमा रखते हैं। भारत के ऐसे राज्य जो समंदर से टकराते हैं, जिनकी सीमा समंदर पे है, वो ये 9 राज्य आपके पास हो गए। ये भी यहां पर एक प्रश्न बन गया, एक नहीं मैं कहूंगा 9 प्रश्न तैयार हो गए यहां पे। ऐसे भी तो पूछेगा कि इसमें से कौन सा राज्य है जो तट सीमा नहीं रखता है, तो आप यहां से उठा लेंगे अपना प्रश्न। साथियों जो लोग नोट कर रहे हैं वो रोक के नोट कर सकते हैं, और बाकी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहां पर हट जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद अब हम चलते हैं जरा आगे की तरफ, थोड़ी सी आगे और बात करनी है। अगला प्रश्न हमारे पास यह आएगा, आपसे कोई पूछे कि उत्तरी, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं इस समय, बिल्कुल उत्तरी जो बिंदु है भारत के भूभाग का, वो क्या है, उत्तरी बिंदु भारत के भूभाग का, तो उसको नाम दिया गया इंदिरा कोल या इंदिरा कॉल जो है, इसको दिया गया नाम। ऐसे ही पूछ लेता है आपसे वो दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछता है तो वो क्या है, इंदिरा पॉइंट,
दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अगली बात, एक थोड़ी सी मुझे बात करनी है आपके साथ अंडमान निकोबार को लेकर के, जहां से प्रश्न जो है थोड़ा सा ज्यादा रिपीट हुए हैं। अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, वहां देखा अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो इसमें कुल द्वीप की संख्या कितनी है, कुल द्वीप की संख्या कितनी है, सीधे सवाल है ये 572 है। लगभग 572 द्वीप से मिलकर क्या बन गया आपका, अंडमान और निकोबार बन गया। अब अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या होनी चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अंडमान और निकोबार की राजधानी हमने आपकी तरफ ये देखिए लिख के छोड़ देते हैं। जिन साथियों को भी पता है वो क्या करेंगे, अंडमान और निकोबार की राजधानी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। ये जो जानकारी आपने थोड़ी ली, इसके साथ मैं अब आगे चलता हूं। वो हमारी बात हो रही है प्रश्नों की, तो प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। जरा देखिए, ये आपके सामने है, आज प्रश्न जो है हम लगाने वाले हैं। ये लिखा हुआ एनपीसी गुरुकुल जो है आपका चैनल है, आप देख रहे हैं। यहां पर हम यूपी पीएससी आरओ की कंप्लीट ज्योग्राफी की बात करेंगे। पहले थोड़ी सी थ्योरी हुआ करेगी, फिर क्वेश्चन हुआ करेंगे। मजेदार सेशन आपके लिए रहने वाला है, बस आपको वीडियो में बने रहना है। बहुत सारे साथी हमारे स्किप करके जा चुके हैं, पर आप अगर यहां तक पहुंच गए वीडियो में तो आगे आपको मजा आने वाला है। क्वेश्चन के साथ आगे चलते हैं हम लोग। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको प्रश्न आ गया है, आपने प्रश्न बता दिया, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके चले जाइए। फिर भी किसी को नहीं आया तो उन साथियों के लिए हम बताते हैं, सही उत्तर क्या हो गया, जम्बू द्वीप। पुराणों के अनुसार भारत किसका हिस्सा रहा है, जम्बू द्वीप का जो है अंग है भारत। अगली बात करते हैं हम, अगला प्रश्न यहां बहुत तेजी स्पीड में निकालेंगे। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया था, बताइए। आपको शुरू में बताए थे कि नहीं, किसने किया, ग्रीक। ग्रीक यानी कि यूनानी, यूनानियों द्वारा भारत को क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। अगला प्रश्न आपके सामने, ये भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। अब दक्षिणी सीमा बताइए, दक्षिणी पॉइंट तो आपको बताए थे, इंदिरा पॉइंट बताए कि नहीं। अब बताइए दक्षिणी सीमा जो है वो इस अक्षांश पे लगती है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे जो है वो सीमा लगती है। साथ ही हमारे यहाँ पे प्रश्न के उत्तर देखें, प्रश्न के उत्तर बताएं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके आप जाइएगा। अगला प्रश्न हमारे पास ये आ गया, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय किस चीज पे आधारित है, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो क्या होगा हमारा, सही आप बताएंगे साथियों। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर जो है वो भारतीय मानक समय इस पर आधारित है। आप इसको ध्यान देंगे। ये प्रश्न जो यहां देखिए परेशान किया उन्होंने, 22 डिग्री 30 मिनट, तो जो साथी हमारे रट के चलेगा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पूर्व देशांतर और पश्चिम देशांतर उन्होंने बोला, पर पूर्व में, क्योंकि हम पूर्व में आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से बना के बताए थे। यहां पर ये अगर मैं ऐसे कर दूं तो यहां है, तो ये पूरब है, इस हिसाब से पूरब पड़ा और इस हिसाब से उत्तर पड़ा, तो हम क्या करेंगे, पूर्व देशांतर पर। अगला प्रश्न यह है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है किसके समीप, इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के समीप। ऑन एवरेज जो है हमने मिडिल पोर्शन रख लिया है, जहां पर जो है सारा समय, क्योंकि किसी एक बिंदु पे अगर हम रखेंगे तो समय का डिफरेंस आ ही जाता है, जैसे जैसे दूरी आप बदलते जाते हैं वैसे समय बदल जाता है। तो हमने इलाहाबाद को मानक मान लिया, इलाहाबाद के जो समीप है वो भारत का प्रमाणिक समय। अगला, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी आपने देखा होगा, आप मोबाइल वगैरह में यूज करते होंगे, घड़ी वगैरह में जीएमटी, तो जीएमटी की फुल फॉर्म क्या हो गई, ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसमें कितना अंतर है, कितनी देर का जो अंतर है यहां पर है हमारे पास भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में और ग्रीनविच मीन टाइम में, तो अंतर जो है वो 5 घंटे 30 मिनट का है साथियों, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। बहुत प्यारे प्रश्न है, आप लोग देखते जा रहे हैं, सब आए हुए प्रश्न है कहीं ना कहीं। भारत का धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, भारत का धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे 776, 867, 876 या 916। सही उत्तर क्या हो गया भाई, 876 किलोमीटर। प्रश्न एक बार आप कर लेंगे, जहां दिखेगा उड़ा देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। मैंने आपको तटीय सीमा बताई, स्थलीय सीमा यहां आ गई है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, वो क्या है, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा। देखिए यही बात आपसे मैं कह रहा था,
भारत के तटरेखा नहीं पूछी है, द्वीप मिलाकर के पूछी है। तो आपको दिख रही है, आपको वैल्यू दिख रही है कि नहीं दिख रही? वैल्यू दिख गई है 7516.5 किलोमीटर जो है ये लंबाई है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं साथियों, बिंदु बना करके इसको नोट करते चलें। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है हमारी? तो वो लंबाई है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण मतलब ऐसे, पूरब से पश्चिम मतलब ऐसे। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, यानी ये उत्तर, ये दक्षिण, ये ईस्ट यानी पूरब, ये वेस्ट यानी कि पश्चिम हो गया। अगली बात हम लोग करने वाले हैं, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? अब पिछला प्रश्न देख लीजिएगा आप, उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम कितनी हो जाएगी लंबाई? पूरब से पश्चिम कितनी हो गई बताएं? 3214 तो यहां नहीं हो सकता, फिर कितना होगा? 2933, यानी कि पूरब से पश्चिम 2933, और ये ज्यादा है, ये लंबाई ज्यादा है इसके मुकाबले। ये हो गई 2933 और ये हो गई 3214 किलोमीटर। इस तरीके से आप अपना बना के लिख सकते हैं। आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पे, भारत की तटरेखा। अब द्वीप नहीं पूछा है, सिर्फ तटरेखा पूछी गई है। बताएंगे आंसर क्या होने वाला है इसका? तो सिर्फ तटरेखा जब पूछी जाएगी तो उत्तर होगा साथियों 6100 किलोमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी पूरी विश्व में अगर हम देखें तो कितना परसेंट जमीन जो है वो हमारे पास है? तो वो है 2.4%। इसी से आ जाता है कि पूरे दुनिया की जैविक विविधता, बायोडायवर्सिटी जिसको कहेंगे, जैविक विविधता, पूरे विश्व की जैविक विविधता में भारत की भागीदारी कितनी है? तो वो है 8.1 या 8.2% जैविक विविधता यानी बायोडायवर्सिटी में हमारी परसेंटेज है। तो जमीन हमारे पास भले ही दुनिया के मुकाबले कम है, लेकिन बायोडायवर्सिटी बहुत सहेज के भारत ने रखी है और बहुत सारी करने की कोशिश भी है। अगला प्रश्न साथियों हम आपके लिए लेकर आए, ये आ गया, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी समुद्र तल से 21-35 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? यह प्रश्न भी आपको बताया गया था। आप बताएं देख करके, जिन लोगों ने नोट किया है ना आंसर उनके निकल के आएंगे बहुत तेज। 10.7% क्या हो गया? पर्वतीय जो हमारा क्षेत्र है वो आ जाएगा। अगला क्या है? पर्वत और पहाड़ियां। लाइन से क्वेश्चन बनेंगे, पर्वत और पहाड़ियां की बात करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारा? 29.3% जो है वो इसका उत्तर हो जाने वाला है। सिर्फ पर्वत तो 10.7, पर्वत पहाड़ियां मिला ली तो 29.3, और मैदान का साथियों क्या बताया था? 43%। अगला प्रश्न यही तो नहीं है, देख लें, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार? भाई पठार वाला प्रश्न है और पठार के लिए हमारी वैल्यू क्या होगी? 27.7%। तो सिर्फ पर्वत पूछेगा तो 10.7, पर्वत पहाड़ियां मिलाए तो 29.3, उसके बाद पहाड़ पे आए तो 27.7, मैदान पे आए तो 43। चारों को लाइन से एक जगह बढ़िया एक नोट्स बना लेंगे आप, पेपर से पहले रिवीजन करेंगे, मजा आएगी। यहां हम देख रहे हैं भूभाग, मैदान का विस्तार पाया जाता है, तो ये जो हमारा प्रतिशत है आपको बता रहे हैं इतनी देर से 43% आएगा। 43% विल बी द आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट के कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो आप बताइए कितनी दूरी तक है? इसका उत्तर हो जाएगा 12 मील। ये मैं आपके लिए मील वाले को 3 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तट की अगर बात करें कि कितना जो है कितने मील तक होता है, ये क्वेश्चन बैक टू बैक आएंगे, ध्यान दिए। जल सीमा टेरिटोरियल वाटर पूछा जाए तो 12 मील हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है? भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टिगुअस जोन की अगर हम बात करें, जो भारत के आधिपत्य में आएगा, भारत की रेंज में आएगा, वो कौन सा होने वाला है? वो है फिर 24 मील उसका जो है आंसर होने वाला है, 24 मील। ठीक, अगली बात अगर हम करेंगे तो ये आ गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी एकांतिक आर्थिक क्षेत्र जो भारत का है, वो संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री, जहां तक संलग्न क्षेत्र आ गया उसके आगे कितनी दूरी तक है? तो इसका उत्तर होने वाला है 200 मील हमारे पास हो गया। साथियों कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन हमने पूछ लिया, क्योंकि अगर ये ऑप्शन को किलोमीटर में बदल गए तो आप परेशान होने वाले हैं अभी। तो 1 मील में कितने किलोमीटर हैं हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करें। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? बताइए समुद्र तट रेखा में कितने राज्य हैं? आपको ट्रिक के साथ भी याद कराया हमने, 9 राज्य हैं। 9 राज्य क्या हैं? समुद्री तट रेखा में आते हैं।
अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कई बार हमको लगता है कि पश्चिम बंगाल उत्तर होने वाला है, पर नहीं साथियों, पश्चिम बंगाल नहीं, गुजरात हमारा उत्तर होगा। क्यों? आप देखते हैं गुजरात ना इस तरीके से जब बोल अरेंज होगा गुजरात, तो ये पूरा ये सब वाटर, माफ कीजिए ये नहीं, यहां से अगर हम बात करें तो यहां से लगभग ये सब वाटर आ गया हमारा, अरेबियन सी, ये सब वाटर आ गया। तो सबसे लंबी सीमा किसके पास पहुंच गई है? यहां पर गुजरात के पास हो गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जब भी परीक्षा में बैठे तो नहीं को नीचे अंडरलाइन कर लें, फांस देगा नहीं तो ये नहीं, आप हाँ वाला लगा के आ जाओगे जल्दी में, पूछा नहीं तो नहीं किसकी? मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, गुजरात से, झारखंड से गुजरती किससे नहीं? उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़, ये हमारी ट्रिक थी, किस चीज के लिए थी? कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उसमें उत्तर प्रदेश नहीं आता। साथियों अगले प्रश्न की बात करेंगे, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आपसे कहा था 3 रेखाओं में से, ये तो मकर वकर कुछ नहीं। उत्तर क्या है साथियों? कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत के मध्य से, और 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर आ गया तुरंत। तो प्रश्न जो है किसी टॉपिक से कितने प्रकार से आएंगे वो सारे हमने यहां पर लगाए हुए हैं आपके लिए। आप बस क्या करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको कुछ और चाहिए, कुछ और बेहतर चाहते हैं। कोशिश ये रहेगी कि आपके हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से चला जाए, फिर भी आपकी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे उसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आपके सामने पेश किया जाए। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए कि भाई ज्योग्राफी तेरे को पढ़ने का, इधर से पढ़, अभी तेरा सब खत्म होना है ज्योग्राफी इधर से, ठीक है? तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो सभी के लिए कारगर है, किंतु ये खास करके आरओ के लिए बनाई गई। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, यही बात मैं आपसे कह रहा। बताइए, ओडिशा से, गुजरात से, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तो इनसे तो होकर गुजरती है मित्र पे गमछा झाड़, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। ये वीडियो सिर्फ ऐसा नहीं जो पढ़ रहे हैं उनके लिए जरूरी है, जो थोड़ा सा जागरूक होना चाहते हैं, भारत के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी स्थिति के बारे में, उनके लिए भी ये कारगर सिद्ध होगी। एक मैंने बहुत अच्छी लाइन सुन रखी है कि जिस देश में तुमने जन्म लिया उस देश के अगर तुम भक्त नहीं पिया मां का दूध तुमने और बाप का तुम में रक्त नहीं। ये बहुत बड़ी बात, आप जिस भारत देश में रहते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उस पर हमें नाज होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप कह रहे हैं जिससे गुजरती है, बताइए। जम्मू कश्मीर से तो रही नहीं, हिमाचल भी नहीं, बिहार नहीं, झारखंड हमारा उत्तर, सीधे उत्तर आ रहा है झारखंड सीधे उत्तर आ गया। अगली बात करते हैं हम लोग, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? आपको बताए थे हम, दक्षिण बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा कॉल क्या है? इंदिरा कॉल है उत्तरी वाला, एकदम ऊपर वाला, ठीक है जी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? भारत के दक्षिण में सबसे दूर वाला स्थल कौन सा है हमारा? तो वही जो दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार आइलैंड पे लाया करता है ना, ठीक है। और इसका वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट इसके कोऑर्डिनेट हो गए साथियों। अगली बात करते हैं, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या हैं? इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम इनमें से कौन से बताएं? पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिगमेलियन पॉइंट, तो इनमें से सभी, ये सभी इनके नाम हैं इंदिरा पॉइंट के नाम, ये सब भी हो सकते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर पेपर थोड़ा टिपिकल बनाए हम तो दक्षिणतम बिंदु में इंदिरा पॉइंट नहीं लिखेंगे, ध्यान सुनना। सवाल पूछेंगे दक्षिणतम बिंदु बताइए, इंदिरा पॉइंट ना लिख के इन तीनों में कोई एक लिख दीजिए, आंसर बन गया, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? भूमध्य रेखा के पास कौन सा स्थान है वो बताइए। चलिए, तो आंसर क्या हमारा हो गया? इंदिरा पॉइंट हो गया। भूमध्य रेखा का मतलब आप समझ रहे हैं ना, इक्वेटर की बात चल रही है। भूमध्य रेखा इक्वेटर की, भारत के बीच से होकर नहीं गुजरता है, अंडमान निकोबार के उधर नीचे से गुजर रहा है, तो वहां पास में कौन पड़ गया? इंदिरा पॉइंट है वहां पे हमारा दक्षिणतम बिंदु। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, सबसे उत्तर में जो हमारे पास है वो आप जानते हैं, हमने आपको बता दिया था, पिछले प्रश्न में भी चर्चा हुई, वो है इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल साथियों कहां हो गया? यहां पर। कह रहे इंदिरा कॉल क्या हो गया? यहां पर हो गया। इंदिरा कॉल उत्तर में हो गया साथियों, और इंदिरा पॉइंट यहां जो हमारे लक्षद्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप समूह, ये 572 द्वीप लगभग है यहां पर, तो यहां पर हमारा जो बिंदु हो गया ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया इंदिरा पॉइंट हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, ये आप देख लीजिए।
अगला प्रश्न कहता है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां है। लो, अब उनने बता दिया, बोले दक्षिणतम स्थान, मैं बता रही हूं, अब जो बताओ है कहां। तो हमारा जवाब क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका मतलब है द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न आ गया, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो सवाल क्या है साथियों, पंबन चैनल, पंबन चैनल जो है वो अलग करता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में है। तो एडम का पुल किस किस के बीच में है। अब देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में तो है नहीं, बांग्लादेश म्यांमार सबको छोड़ दीजिए, आंसर आपका यही है। दक्षिण वाले जो भाग है हमारा, उस पर बहुत प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान से पकड़ के चलें। तो दो देशों के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच हमारे पास है, ये हमारे पास राम सेतु जो हमारा है उसके बारे में जिक्र यहां पर किया जा रहा है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न द्वीपों के युग्मों में, यहां कुछ द्वीप दे रखे हैं, उनके जोड़े हैं, युग्म मतलब जोड़े में से कौन सा एक 10 अंश यानी 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक यानी अलग किया जाता है। तो आप बताएंगे अंडमान और निकोबार 10 अंश जलमार्ग द्वारा किसको अलग किया जा रहा है। तो अंडमान और निकोबार को किया जाता। पकड़ के चलिएगा बात को, क्योंकि अगला प्रश्न आपको परेशान थोड़ा करेगा। डंकन पास की बात कर रहे हैं, डंकन पास किसके बीच स्थित है। तो डंकन पास जो है वो हमारा अंडमान निकोबार के अंदर ही है ना। डंकन पास किस किस के बीच में ये देख लेते हैं। तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान जो है उसके मध्य में, उसके बीच में हमारे पास ये डंकन पास मिलेगा। कुछ कुछ बातें हो गई ना, एक हो गया 10 अंश की बात हो गई सर, सब कुछ यही मिल गया, अंडमान निकोबार पे बात चल रही थी। उसके बाद ये हमारा डंकन पास हो गया, हुआ कि नहीं, डंकन पास हो गया। और हमारे पास क्या है, पंबन द्वीप हो गया, पंबन द्वीप, ये भारत श्रीलंका के बीच। तो ये हमारे जो है एडम्स ब्रिज हो गया, एडम्स ब्रिज हो गया। तो ये आपको शॉर्ट में लिखते जाना है। मैं ये सही मानता हूं कि आप वीडियो देखने के बाद अपने नोट्स जरूर बनाएं, थोड़े से ना छोटे वाले नोट्स, शॉर्ट नोट बोलते हैं ना उनको, एकदम पेपर से पहले काम आएंगे। अगला प्रश्न आपके लिए, मैं इधर खड़ा हो जाता हूं, आप देखें जरा, कह रहे हैं द्वीप, दीव, दीव एक द्वीप है पर कहां है। दीव जो है वो एक द्वीप है पर कहां है। दमन के पास, गोवा नहीं, गुजरात के तट पे है साथियों, गुजरात के तट पे है। दमन और द्वीप की जो अगर आप लोकेशन निकालेंगे, स्थिति निकालेंगे, वो कहां मिला, गुजरात के तट पर है। अगली बात करेंगे, हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है भैया, वो मिला करके दमन द्वीप। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करती है। तो पाक जल संधि, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। ऑप्शन के हिसाब से चलना है हमें, ऑप्शन भी तो है यहां पर। अब ढूंढ रहे हो वो राम सेतु ढूंढो, है ना, या फिर रामेश्वरम ढूंढो, या वो ढूंढो पंबन द्वीप ढूंढो, कहां है, कहां ऑप्शन में। पाक जल संधि यहां का सही उत्तर हो गया। और ये आपके लिए आखिरी प्रश्न आपके पास लेकर के आए हैं, भारत तथा चीन के बीच। मैं ये आखिरी प्रश्न से आपको इशारा कर रहा हूं कि अभी हमने दक्षिण पे बहुत ज्यादा बात की, भारत का विस्तार किया, अब मैं सीधे उठ करके आऊंगा उत्तर पे, यानी पाकिस्तान, नेपाल और चाइना के पास, चीन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वहां पर जो हमारी लाइन है, वहां से जो प्रश्न बनते हैं वो लेकर के आऊंगा। इस प्रश्न से शुरुआत करके छोड़े जाता हूं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे, मुझे हौसला अफजाई मिलेगी, टीम को हौसला अफजाई, तो आपके लिए एक बहुत बेहतर वीडियो आगे बन करके आएगी। फिलहाल इसका आंसर लेते जाइए, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन लाइन है। क्या लाइन है, मैकमोहन लाइन है। रेड क्लिफ रेखा अगर किसी साथी को पता है तो बताएं किसके बीच में है, बाकी अगली वीडियो में इसके बात जरूर करेंगे। साथियों मैं अपनी बात समराइज कर लेता हूं, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। अच्छी प्यारी वीडियो, बढ़िया तैयारी कराने वाली वीडियो आपके पास मिलती रहेंगी। आप जानते हैं आरओ एआरओ की जो परीक्षा है, अब उसमें परेशान होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसकी जो तिथि है वो आ चुकी है। वो क्या हो गई है सर, 11 फरवरी फाइनल हो गया। 11 फरवरी 2024 को हम समीक्षा अधिकारी का अपना प्री देने वाले हैं। अगर आप आरओ से रिलेटेड किसी कंफ्यूजन में है तो एक वीडियो और पड़ी हुई है, कितनी परीक्षा, कितने नंबर, कितने देर की, वो आप जरूर जाकर के नीचे देख लीजिएगा। मैं कहूंगा भी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगाने में टेक्निकल टीम से कह दूंगा। फिलहाल 11 फरवरी तक जो है हमें इस तरीके से पढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है। ये जानकारी लास्ट कर देते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल है, अगर आप एकेडमिक से रिलेटेड, आप या आपके परिवार में कोई पढ़ाई कर रहा है, जैसे कि 8th 9th 10th 11th 12th अगर पढ़ रहे हैं, तो वो इस चैनल पे जा सकते हैं, एनपीसी एजुकेशन हब पे। यहाँ बोर्ड की तैयारी इस समय बहुत जोरों शोरों से चल रही है। बोर्ड में आने के लिए जो तैयारी होती है प्री बोर्ड वगैरह की, वो यहाँ फुल डिटेल सोल्यूशन चल रहे हैं।
ठीक है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें हमारे। बाकी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आप इस चैनल पे बने हुए हैं ही, एनपीसी गुरुकुल जो हमारा चैनल है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। बाकी ऐप लॉन्च हो चुका है एनपीसी गुरुकुल का, आप में से साथियों को शायद पिछले वीडियो में मेरे साथी जो टीचर हैं उन्होंने बताया होगा, अध्यापकों ने, फिर भी मैं एक बार कहता हूं, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से, एनपीसी गुरुकुल। वहां पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन प्रैक्टिस पड़ी हुई है, आपका इंतजार कर रही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।